दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के थर्ड टाइप्स यानी कि पॉलीसैकेराइड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड कितने टाइप्स के होते हैं और इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल को डिटेल से जानेंगे। जैसा कि प्रीवियस 2 पार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड होते क्या है। पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड और देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यदि हम बात करें पॉलीसैकेराइड की तो पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड की डेरिवेटिव्स होते हैं और अनेक पॉलीसैकेराइड आपस में जुड़कर बनाते हैं पॉलीसैकेराइड और ये सभी मोनोसैकेराइड आपस में एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर ऑफन लीनियर बट कंटेन वेरियस डिग्री ऑफ ब्रांचेस। तो इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है लीनियर होती है यानी कि रेखीय होती है, परंतु इनमें कई तरह के ब्रांचिंग भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से देखा जाए पॉलीसैकेराइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड विच आर लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं उन सभी का निर्माण कई मोनोसैकेराइड के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जुड़ने से बनता है और इस प्रोसेस में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और ये प्रक्रिया कहलाती है कंडेंसेशन। पॉलीसैकेराइड हैव ए जनरल फार्मूला ऑफ CxH2OY। तो पॉलीसैकेराइड का फार्मूला होता है CxH2OY। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के टाइप्स की। तो पॉलीसैकेराइड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है होमोपॉलीसैकेराइड और सेकंड है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि होमोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें कि एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। दे आर सच पॉलीसैकेराइड विच आर हाइड्रोलाइसिस यील्ड ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। तो जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यह एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं वह एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। यदि हम बात करें होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल की तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, ये सभी होमोपॉलीसैकेराइड है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड की। हेट्रोपॉलीसैकेराइड आर द पॉलीमर ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट। तो जितने भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट पाए जाते हैं। बात करें अगर हम एग्जाम्पल की तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। Starch is the carbohydrate result of plants which is the important dietary source animals including man। तो स्टार्च जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि हम सभी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और हम सभी जानते हैं कि जो स्टार्च होता है जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है और आपको अत्यधिक मात्रा में जो स्टार्च है वो सीरियल्स, ट्यूबर और वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है। बात करें अगर हम स्टार्च के कंपोजिशन की, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट। तो स्टार्च में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, पहला है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है वह वाटर सॉल्युबल नहीं होता। और स्टार्च में एमाइलोज की जो मात्रा होती है वो लगभग 10 से 20% होती है या कहीं कहीं आपको 10 से 30% देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की तो एमाइलोपेक्टिन का जो अमाउंट है स्टार्च में वह 90 to 70% होता है। तो आइए थोड़ा सा हम एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में जानते हैं। एमाइलोज इज़ ए लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज
लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एमाइलोज जो है वो एक लीनियर यानी कि रेखी पॉलीमर है जो कि डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और इसमें डी ग्लूकोज के कई अणु आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू कलर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्टार्च होते हैं वो आयोडीन में ब्लू कलर देते हैं। तो ये ब्लू कलर देने का काम कौन करता है स्टार्च का? एमाइलोज वाला पार्ट करता है। अब यदि हम बात करें इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50,000 से 2 lakhs के बीच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। इट इज़ ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर insoluble in water react with iodine to give rise a reddish violet color। तो जो एमाइलोपेक्टिन होते हैं ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं यानी कि इनमें शाखाएं निकली होती हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और इसी के साथ साथ ये आयोडीन से क्रिया करके रेडिश वाइट कलर बनाते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 70,000 से 1 लाख के बीच होता है यानी कि एमाइलोज से कम होता है। Branches are composed of 25 to 30 glucose unit linked by alpha 1,4 glycosidic linkage in the chain and by alpha 1,6 glycosidic linkage at the branch point। तो एमाइलोपेक्टिन का जो ब्रांच होता है वह 25 से 30 ग्लूकोज अणुओं के आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ने से मिलकर बनता है, जबकि इसका जो चेन होता है वह आपस में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के मिलने से बनता है। आइए मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एमाइलोज होते हैं वो अनब्रांच लीनियर होते हैं यानी कि रेखी होते हैं और इनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच पाया जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर सभी आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से पहले और चौथे नंबर के कार्बन से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरह के पॉलीमर देखने को मिलेंगे। तो इनमें जो ब्रांच है आपस में एक दूसरे से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए देखने को मिलेंगे और ये ब्रांच जो होते हैं वो लीनियर ब्रांच से आपस में अल्फा 1,6 बॉन्ड द्वारा देखने को मिलेंगे। तो आप इस वाली इमेज में ब्रांच और अनब्रांच दोनों ही बॉन्डिंग को डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा सकता हूँ कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। तो जो एमाइलोज होते हैं वो लीनियर होते हैं, उनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं, इनमें लीनियर और ब्रांच दोनों ही स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और जो लीनियर होते हैं आपस में एमाइलोज की भांति अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन में ये जो ब्रांच होते हैं वह अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टार्च की। स्टार्च आर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड टू प्रोड्यूस हीट। तो जो स्टार्च होते हैं वह भोजन का मुख्य भाग होते हैं और इन्हीं से हमें एनर्जी और ऊष्मा प्राप्त होती है। दे आर एम्प्लॉयड एज एन एडेसिव इन बुक बाइंडिंग। तो किताबों की जो बाइंडिंग होती है उसमें चिपकाने के लिए इन्हीं स्टार्च के ग्लू का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल बेवरेज। और इसी के साथ साथ स्टार्च का जो मुख्य उपयोग होता है वह ग्लूकोज और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उनके निर्माण में किया जाता है। दे आर यूज्ड एज ए जिलेटिन इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट। वहीं स्वीट के निर्माण में इसका उपयोग जिलेटिन के रूप में होता है। इन पेपर इंडस्ट्री फॉर साइजिंग पेपर। और पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग पेपर को आकार देने में होता है। तो दोस्तों ये था हमारा पॉलीसैकेराइड से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने पॉलीसैकेराइड से जुड़े हुए केवल स्टार्च के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलीसैकेराइड के और भी एग्जाम्पल जैसे कि एनुलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।